वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और वह नया सेगमेंट अब हम ज़रा बात करेंगे सियासत के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके का दौर चल रहा है और अभी हम सियासत के ऊपर बड़ी गहमा गहमी देख रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद करते हुए देख रहे होते हैं कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर तनकीद करती है, हुकूमत जो है वो अपोजिशन पर तनकीद करती है। तो ये तमाम प्रोसीजर जो है वो अब से नहीं, बहुत जो है पहले से हम देखते हुए आ रहे हैं। और जिस तरीके से आज वज़ीर आज़म इमरान खान कराची का दौरा करने के लिए आ रहे हैं, उस हवाले से भी अब बात करेंगे और दीगर इश्यूज़ को भी हाईलाइट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है, आवाम सड़कों पर निकल के आ रही है, CNG नहीं है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिससे आवाम दो चार हुई है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद हैं वो है नईम अमान साहब, जो कि पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। बहुत सारे आपने इनको टॉक शोज़ के अंदर भी देखा होगा, दीगर चैनल्स के अंदर भी देखा होगा, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। आज हम इन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी जा रही है और साथ ही साथ आगे का प्रोसीजर क्या होगा, आगे का लाएअमल क्या होगा, किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर चला जाएगा। नईम अमान साहब, प्रोग्राम में वेलकम करूँगी आपको। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से देख रहे हैं आज वज़ीर आज़म इमरान खान कराची आएंगे एक रोज़ा दौरे के ऊपर, ग्रीन लाइन बस मंसूबे का संग बुनियाद रखने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जैसे वज़ीर आज़म निकलें और निकलने के साथ ही एक उनकी काबीना है अदवात की 94 अदवात की कीमतों पर जो है वो 300% महंगाई का तोहफ़ा साथ लेके निकले हैं वहाँ से। और बात यह कि ये जो आपका ग्रीन लाइन का मंसूबा है, ये साबका हुकूमत के साथ हमारी हुकूमत का तयशुदा एक फार्मूला था और ये फार्मूला वो ये था जो 2019 के अंदर कंप्लीट होके इसको जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर जो है वो हुकूमत जहाँ से निकली थी आज वहीं पर ही स्टैंड कर गई है, वहीं पर ही रुक गई है, क्योंकि ये मंसूबा जो है वो सजानी से स्टार्ट होकर टावर तक जाना था। इस मंसूबे को पिछली अगर मैं 2018 से पहले की बात करूं तो इसको हमने सरजानी से पटेल पाड़ा तक लेकर आए थे, लेकिन 3 सालों के अंदर पटेल पाड़ा से गुरु मंदिर तक जो है वो लाने में 3 साल इस हुकूमत को लग गए। और इन 3 सालों के अंदर ये चौथी बार जो है इस मंसूबे का दोबारा इफ्तिताह करने आए हैं वज़ीर आज़म, क्योंकि इससे पहले असद उमर साहब आए थे, फिर वज़ीर दाखिला आए थे, फिर इनकी काबीना के कुछ मेम्बरान हैं MN MPS, वो भी इसका इफ्तिताह करके जा चुके हैं। जिन जिन मनसूबों पर ये पाकिस्तान के अंदर जहाँ इल्ज़ामात लगाते रहे, इस पर भी इल्ज़ाम था कि इस मंसूबे के ऊपर जो है वो जो लागत आई है उस पर करप्शन हुई है और अरबों रुपये की करप्शन हुई है। आज बदकिस्मती है वज़ीर आज़म साहब जो है वो आज इसका आके इफ्तिताह करेंगे। असल बात यह कि इन 3 सालों के अंदर हमें देखना ये है कि इन 3 सालों के अंदर जो कराची की आवाम है, कराची ने जो इनको मैंडेट दिया, इलेक्ट हुए या सिलेक्ट हुए, कराची के अंदर टोटल MNO की तादाद 21 है। 14 MNO इस वक्त कराची में इनके मौजूद है, 40 MP हैं, 40 MP में से 26 MP इनके मौजूद है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस कराची से मौजूद है, गवर्नर इस कराची से मौजूद है, फिर इनके यहाँ सेनेटर इस कराची से मौजूद हैं, जिस पे इल्ज़ाम लगाते थे कि यहाँ कराची के अंदर 35 साल से एक जमात ने कराची को यरगमाल बनाया और यहाँ जो सियासत का मुतारफ़ कराई थी कि छोटा शकील और बड़ा शकील और कराची में गिनती हुआ करती थी, आज 60 हो गए या 80 हो गए। आज उन्हीं के साथ नफीस जमात बन के 2 जमातें बड़ी इस कराची के अंदर डिलीवर क्या किया, डिलीवर ये वो मंसूबा जो मैंने कहा कि साबका हुकूमत का मंसूबा था और जो आज ये ऑन करने आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई, बेरोज़गारी जो इनका हदफ था जब ये आए थे हुकूमत के अंदर, तो इस वक्त 3 इन्होंने लोगों को फोकस जो है वो बना के अपने प्लान में दिया था कि हम आएंगे तो बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। आज असद उमर के अल्फाज हैं कि 1 करोड़ और 19 लाख लोग इस पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गार हैं, हम आएंगे इस मुल्क से करप्शन ख़त्म करेंगे। लेकिन बात तो वहीं आके रुक जाती है ना। वो लोग तो यही कहते हैं, यानी हुकूमत वाले तो सारे उनका यही बयानिया होता है कि भाई हम तो कर्जा उतार रहे हैं। और अभी भी आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों बयानात दिए गए कि भाई भारी मिकदार में जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने कर्जा उतारा है। तो कर्जा उतारेंगे तो महंगाई में तो फ़र्क आएगा और ये तमाम चीज़ें जो है महंगी तो होंगी। लेकिन पेट्रोल के रेट आप देख सकते हैं कि 5 रुपये बढ़ा दिए गए, 1 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, 5 रुपये के रेट जो है पेट्रोल बम आवाम पर गिराया है। तो तमाम सूरत हाल के अंदर उनका बयानिया ये होता है और सिंध हुकूमत फिर कहाँ स्टैंड करती है। देखिए, यहाँ जब ये इस मुल्क के अंदर आए थे तो उस वक्त एक बच्चा जो है वो तकरीबन 90,000 रुपये का कर्ज़ोई था, एक बच्चे ने 90,000 का कर्जा अदा करना था। आज हम 3 लाख से अबाव ऊपर जा चुके हैं। और बात ये है कि ये कहते हैं कि साबका हुकूमतों की करप्शन थी और उस मुल्क पे कर्जे थे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ इनकी काबीना के अंदर 80% वो लोग वो हैं जो हमारे पास थे और इस मुल्क के ऊपर वही कर्जे चढ़ाते रहे। अब इनके पास मौजूद हैं, आप ये कर्जा इस मुल्क का उतारेंगे, इनकी कोई मेंटलिटी समझ नहीं आती है। फिर इस वक्त बात ये कि मुल्क के ऊपर जितना कर्जा इन्होंने चढ़ाया है, अगर
इस पाकिस्तान के अंदर के 24,000 अरब डॉलर अगर इस मुल्क कर्जोई था, तो आज इस मुल्क का 83,000 अरब डॉलर इस मुल्क पर कर्जा चढ़ चुका है। IMF के पास नहीं जाऊंगा, IMF से कर्जे की जो आखिरी शराइत थी, जो कुछ रह गया था वो भी इन्होंने गिरवी रखवा दिया। आज ना वर्ल्ड बैंक को इन्होंने छोड़ा, ना एशियन बैंक को छोड़ा, और तो और सऊदी अरब जैसे मुल्क से 300 मिलियन डॉलर का पेट्रोल लेकर आए और यहाँ कैश में बेचा, आज तक उधार उनका इस मुल्क के ऊपर चढ़ा हुआ है। फिर बात यह है कि इस मुल्क के ऊपर जो सूरत हाल है, मैं बात बताऊँ आपको, कर्जे मुल्कों पर चढ़ते हैं। कर्जे अगर अमेरिका में आप चली जाएं तो $700 इस वक्त एक बच्चा, उस बच्चे ने अपना कर्जा अदा करना है। जापान चली जाएं, चाइना चली जाएं, यूरोप के ममालिक चली जाएं, रशिया चले जाएं, कर्जे मुल्कों पे चढ़ते हैं, लेकिन उतारने का तरीकेकार आपको फार्मूला क्या है? हमने एक फार्मूला 2013 में इस पाकिस्तान को एक गिफ्ट किया था जिसका नाम था CPEC। वो CPEC की जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमारा मंसूबा था, उस मंसूबे के अंदर 2023 के अंदर अगर हम तेजी से चलते, जैसे मैंने कहा 3 साल के अंदर एक खड्डे मार के ये पटेल पाड़ा से गुरु मंत्र तक पहुंचे, आज CPEC 2013 के अंदर इस मुल्क को एशियन टाइगर बनाता, और हम नहीं, जो इस मुल्क की पूरी दुनिया की इकोनॉमी को देखते हैं बकौल उनके कि पाकिस्तान 2023 के अंदर एशियन टाइगर के साथ इनकी जो इकोनॉमी है वो सिंगापुर को ग्रोथ करेगी। आज सूरत ये मेहमान साहब, पीपल्स पार्टी कहती है CPEC हमारा मंसूबा है, नून लीग कहती है CPEC हमारा मंसूबा है, और ये जो अभी हमारी जो मौजूदा हुकूमत है PTI वो कहती है CPEC हमारा मंसूबा। तो CPEC असल मंसूबा किसका है, किसने बुनियाद रखी, कौन इसको लेकर चल रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें तो अभी तक तो हमारा कोई ऐसा CPEC से मुतालिक कोई अभी मंसूबा शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो ये नाम ही लिया जा रहा है कि CPEC को जो है वो अब हम शुरू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। CPEC इस वक्त 46% पे जो है वो चल गया और 46% तक बढ़ गया है। असल होता ये है कि साबका हुकूमतों के अंदर परवेज मुशर्रफ ने कुछ चीज़ों के ऊपर इसको देखा था। ये मंसूबा तो बहुत पुराना है, चाइना के साथ हम एक अच्छे कोलिशन में आएंगे और एक उनके साथ जो है वो बिजनेस एक अच्छी एक डील करेंगे, और एक डील जो 2013 आपकी 4 अप्रैल को ये आसिफ अली जरदारी थे जिसने 200 से ऊपर जो है वो चाइना के विजिट किए, और विजिट करने के बाद बात ये कि उनकी कुछ इश्यूज थे जिसको उनके इश्यूज ये थे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है और हमें सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ की जब बात हुई थी तो उस वक्त हमने एक और जो है पाकिस्तान के अंदर जो है एक मसल्ह फ़ौज के साथ नेशनल एक्शन प्लान साइन किया, और साइन करने के बाद जो बलूचिस्तान का अमन अमान था जो कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बिगाड़ पैदा करके बुगटी को मरवाने के बाद बड़ा गर्क हो गया था, वो अस्करी जो किरदार थे उनको हमने नीचे उतारा, और उतारने के बाद CPEC हमारे जो पहली उनके साथ जो शिक थी वो था अमन व अमान तहफ़्फ़ुज़, जो अमन व अमान तहफ़्फ़ुज़ 2018 तक रहा, और 2018 से लेकर अब अगर मैं एक बात करूं, हमारे इदारे के लोगों को बसों से उतार के जिस तरीके से शहीद कर दिया जाता है उनकी आइडेंटिटी जो है वो चेक करने के बाद CPEC जो मंसूबा था वो आसिफ अली जरदारी ने साइन किया और इसको चलाया आगे जाके, क्योंकि जो हुकूमतें आती हैं उसको चलाती हैं। फिर ये चलाया आपके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, उसको चलाने के बाद कि इनकी हुकूमत आ गई, तो इनकी जब हुकूमत आई तो आज मैं कह रहा हूँ 2023 में ये तमाम कर्जा उतार चुका होता, लेकिन अगर इनके पास ये CPEC का मंसूबा इनके पास ना जाता, आज CPEC की सूरत हाल ये कि जहाँ 46% जहाँ इनको दिया था तो उस वक्त 42 था, आज 4% जो है इन्होंने जो है वो इस मंसूबे के ऊपर जो है इन्होंने वर्क किया है टोटली CPEC के ऊपर। और मैंने कहा कि पहला हमारा उनके साथ जो पहला हमारा एक्ट साइन था वो था तहफ़्फ़ुज़ और अमन जो है वो भी अब आपके सामने ही होगा, तहफ़्फ़ुज़ वो भी आपके सामने होगा। इस वक्त सूरत हाल ये CPEC जो तमाम इन चीज़ों को उतार देता है। दूसरा ये है कि इस पाकिस्तान के अंदर जब ये आए थे तो इस पाकिस्तान को कंटेनर पे खड़े होकर जो पाकिस्तान को एक ड्रीम जो ख्वाब बताए थे, हम आएंगे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख मकानात देंगे, आफिया सिद्दीकी को हम 100 दिन में लेकर आएंगे, गवर्नर हाउस को गिराएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, PM हाउस गिरेगा, उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, फिर गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर टैक्स देगा, गरीब मजे करेगा। वो 100 दिन के बाद फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हिटलर ने यू टर्न लेके बहुत बड़ी गलती की। तो ये तो बेसिकली यू टर्न के माहिर हैं। आज 1 करोड़ नौकरियां, आज ये देखें कि 1 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हैं, 50 लाख मकानात, हमें तो वो मकानात कहीं नजर नहीं आए जो ये बकौल उनके कि हम डिलीवर करेंगे। इनकी 3 चीजें ऐसी थी, करप्शन खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे और इस मुल्क को बेहतरीन मंसूबे देंगे। आज इस मुल्क को क्या मंसूबे इन्होंने दिए? अगर मैं बात करूं, वजीर आजम साहब आए दिन जब मंसूबों की बात करते हैं, कभी वो लंगर खानों की बात करते हैं, कभी आते हैं वो जो है वो अंडे मुर्गियों की बात करते हैं, कभी वो कट्टों की बात करते हैं, कभी आते हैं को देखते हुए बात कर रहे हैं, कभी आते हैं वो भंग से महंगाई क्या हो रही है, से वो भंग काश करके ऐसे ही आपको मशवरे देंगे। वो कुरान पाक में भी जैसी आवाम होती है ना, तो वहाँ हुक्मरान भी उनको ऐसे ही मिलते हैं। कभी आते हैं वो कहते हैं भंग काश करेंगे पूरे मुल्क के अंदर तो मैशत ठीक हो जाएगी। तो बेसिकली 3 साल का इनका जो किरदार है इस मुल्क के अंदर, वो किरदार ये रहा है
कि बात ये है कि बातें बहुत सारी हैं, अमल नहीं है। लेकिन अगर अमल हम नहीं करना। पीटीआई की कारकर्दगी की बात करें तो पीटीआई ने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट तो बड़ी अच्छी जारी करती है। अभी पिछले साल आप देख लें, जो कारकर्दगी की रिपोर्ट इन्होंने अभी जारी की है वो तो बड़ी अच्छी जारी की है, और जिस तरीके से हम पूरे चैनल्स पे उनकी धूम देख रहे हैं और पीटीआई की वर्किंग की बात करें तो बड़ी ऊंची वर्किंग जारी है। तो ये क्या बनाई जाती है कारकर्दगी की देखिए, रिपोर्ट? बात ये है कि एक अगर आप खुद भी रोड पे निकलती होंगी, लोगों को आप शॉप पे जाती होंगी, अदवाद आप भी लेती होंगी, हाउस होल्ड आइटम आप भी लेती होंगी, और हर आदमी को आप तकरीबन लोगों से मिलती होंगी। आज पतारे से लेकर ना बड़ा बिजनेस टाइकून तक इस पुल के अंदर परेशान है। एक वो कि मैं आपको बताऊं, इनके रात 7 से लेकर ना 12 बजे तक जो लोग बैठते हैं टेलीविजन पे, उनका काम ये होता है कि जो इन्होंने नहीं भी किया ना वो भी बताते हैं हमने किया, और जो बिगाड़ पैदा हुआ वो साबका हुकूमतों में डाल देते हैं। हमें तो डर ये था कि ये कहीं जो टीम चली गई ये भी ना हमारी साबका हुकूमतों में डाल दें कि इनकी वजह से टीम वापस चली गई। तो किरदार तो इनका मशकूक है इस वक्त, और डिलीवर कुछ भी नहीं है। बात ये, अगर इनकी इतना अच्छा इन्होंने जो रोड मैप खींचा है बकौल आपके कि टेलीविजन के ऊपर बैठ के इन्होंने जो प्लान दिया पाकिस्तान को, हमने ये भी किया वो भी किया है, तो आज बात ये है कि इनकी जमानतें क्यों जब्त हो रही हैं। आज जिमी इलेक्शन होते हैं, आज जिमी इलेक्शन 11 जगहों पर होते हैं, यहाँ 2 जगहों पर इनकी जिमी इलेक्शनों के जमानतें जब्त होती हैं इवन। और दूसरा ये है कि हर जगह से इनको जो है वो बुरे तरीके से शिकस्त होती है। फिर कश्मीर के इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड की बात देख लें, भाई कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में देख लें, भारी अक्सरियत से पीटीआई आगे आई है। आपको ऐसा लगता है, मैं एक बात बताऊं आपको, कश्मीर है ना, कश्मीर हमेशा वफाक की तरफ देखता है। हमेशा जो भी वफाक में हुकूमत होती है 2 अक्सरियत लेकर आती है। कश्मीर में 2 अक्सरियत नहीं मिली। गिलगित के अंदर गिलगित देखता है वफाक की तरफ, इनको 2 अक्सरियत नहीं मिली। अब ताने बाने चुनने लगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम मेजॉरिटी की बात करें तो कंटोनमेंट बोर्ड पे तो हुआ है ना। जो बोर्ड है वो भी वफाक की तरफ देखता है। इस कराची जैसे के अंदर मैं बात बताऊं 4 सीटें, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कंटेस्ट नहीं की इलेक्शन, कैंटोनमेंट आपके जो है वो आपके डीएचए से 4 सीटें तो इनकी जो सदर पाकिस्तान है, हमने उनके घर की अपनी सीट उनकी मतलब नहीं छोड़ी। मतलब छोड़ी से मुराद ये कि अब लोग वो जाओ डीएचए में रहने वाले जो उनके साथ पिछले साल हुआ, 1 हफ्ता लाइट नहीं, 2 महीने तक घरों के बाहर से पानी नहीं गया, तो वो लोग भी परेशान थे। और सूरत हाल कंटोनमेंट के अंदर पंजाब से तो बिल्कुल ही आउट हो गए। मैं आपको बताऊं, कराची के अंदर जो सीटें निकली हैं, अगर 13 इनके पास है तो 11 हमारे पास हैं, जबकि हमारे पास 3 थी। बेहतर ये होता अगर इनकी अच्छी प्रोग्रेस होती, ये अच्छी इन्होंने को मंसूबे दिए होते, कुछ बेहतरी इन्होंने इस मुल्क के अंदर डेवलपमेंट की होती, तो कैंटोनमेंट के अंदर हमारी जमानतें जब्त होनी थी। इनकी जो सूरत हाल निकल के जो आउटपुट आया है, ये आउटपुट निकला है 52%। मैंने कहा ना कि जो वफाकी इदारे हैं, कैंटोनमेंट वफाक की तरफ देखता है, वो सिंध हुकूमत की तरफ नहीं देखता। लेकिन उसके बावजूद कराची में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने एतमाद जाहिर किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, उन्होंने एतमाद जाहिर किया। दीगर जो जमात जिनका थोड़ा थोड़ा मैंडेट है, जो जमात इस्लामी है, कुछ उन्होंने निकाल दिया, हालांकि कभी नहीं हुआ, लेकिन इस दफा तरीके इंसाफ की वो सीटें जो इनके घर की थी वो भी इनके पास चलिए। इतना परेशान है अपोजिशन हुकूमत से, तो आप लोग ने पीडीएम मुत्तहिद की थी, क्या हुआ? पीडीएम का क्या बना? देखिए, पीडीएम जो हमने बनाई थी उसकी बुनियाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी थी। बात यह कि इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो जमहूरी निज़ाम है या सदारती निज़ाम नहीं है। जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए, जमहूरी निज़ाम को जो है वो डीरेल करने के लिए या उसको खतकन लगाने के लिए जमहूरी फार्मूले होते हैं जिसको तयशुदा करना पड़ता है, उसको तय करना होता है। ऐसा हुआ कि पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल अपना मैंडेट पूरा किया, फिर नून लीग आई, उन्होंने 5 साल पूरा किया। हम भी चाहते थे 5 साल अपने कंप्लीट करें। पीपल्स पार्टी एक स्ट्रॉन्ग जमात, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात, सिंध हुकूमत में उसकी अपनी जो है वो वर्थ है और तमाम चीज़ें, उसके बावजूद पीडीएम में बैक स्टेप करने की क्या वजूहात है? क्यों बैक स्टेप हुई पीपल्स पार्टी? मैं आपकी जवाब की तरफ ही आ रहा था। पीडीएम के अंदर बात यह कि हमने एक जमहूरी फार्मूला दिया था। जमहूरी फार्मूला ये, हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते हैं जो हमारा जमहूरी हक है। जिस तरीके से 500% अदवात महंगी हो गई, आज बच्चों के पापे से लेकर बच्चों की जो है वो चॉकलेटें से लेकर आज बच्चे भी कहते हैं खुदाया पुराना पाकिस्तान लौटा दे, नए पाकिस्तान से हमारी तौबा है। सूरत हाल ये कि हमने कहा कि जो गैस के बिल्स हैं, बिजली के बिल्स हैं, पेट्रोल की जो है वो बिल्स हैं, हाउस होल्ड आइटम, बात ये कि घर की अगर बिजली, सीमेंट, अगर आपने घर बनाना है, सोना, कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं। हम अपने प्रोटेस्ट जो फॉरम्स होते हैं उसकी तरीक़ेकार ये था, दीगर जो अपोजिशन जमातें थी, हमने पहला फार्मूला ये दिया था कि हम इनके जो फॉरम्स हैं, लाइक बात ये है कि कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, हम वहाँ तो खैर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन आम आवाम के दरमियान जाते हैं, प्रेस क्लब पे जाते हैं, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराती भी रही है। ये पहला हमारा हदफ था। दूसरा हदफ ये था कि हम जो है वो हम जाएंगे धरने की तरफ, और धरने की तरफ जब जाएंगे तो उसके लिए तरीक़ेकार ये होगा कि अगर हुकूमत
अपोजिशन को ऑनवर्ड लेगी या अपोजिशन के को जो है वो साथ ले जाके जो हम लचक दे रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि बेहतर मंसूबों की तरफ पाकिस्तान जाए और मुश्तरका तौर पे मेमोरेंडम के बाद आगे बढ़े। तीसरा ये था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो तीसरा होगा वो एटम बम जिसको बोलते हैं आपका जो है वो इस्तीफे। और इसी दरमियान जो अदम एतमाद है, हम वजीर आला पंजाब पे अदम एतमाद लाएं और वजीर आला पंजाब को उसको घर भेजें जो पंजाब का इसने बेड़ा गर्क किया है। लेकिन इसके अंदर 2-3 जमातें, क्योंकि मेन जो जिनका काम था जिसमें JUI थी, जिसमें नून लीग थी, और नून लीग और JUI ने कहा कि एटम बम डायरेक्ट मार दो। एटम बम से मुराद है कि इस्तीफे देते हैं, इनको घर भेज देते हैं, उसके बाद उनके घर भेज देते हैं, उसके बाद होगा क्या कुछ पता नहीं है। तो बात ये कि जब होगा कुछ नहीं तो उसके बाद क्या होगा, फिर आपने भी देखा जब वो आते हैं तो 9 साल पूरे करते हैं, 11 साल पूरे करते हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि जमहूरी निज़ाम डिरेल हो, हम ये चाहते थे कि जमहूरियत को जो एक तरीक़ेकार है जिसमें जिस जमहूरियत के खातिर हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने, शहनवाज भुट्टो ने, बेनज़ीर भुट्टो ने, हमने जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ ठीक है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जमहूरियत की खातिर हमने बैक स्टेप किया, और अगर हम PDM की बात करें तो PDM अब कहाँ स्टैंड करिए, क्योंकि आप लोगों ने अगर एक प्लेटफॉर्म को मुत्तहिद ही नहीं किया, क्योंकि हुकूमत की जैसे आप बात कर रहे होते हैं कि हुकूमत हमेशा जो है वो महंगाई बढ़ा रही है, हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया। अगर इतनी परेशानियां हुकूमत से, तो PDM खड़ी हुई थी, 11 जमातों का वो जो है ना गठजोड़ खड़ा हुआ था। तो एक गठजोड़ को क्यों जो है वो इस पर दरार आ गई, क्यों जो है ये गठजोड़ टूट गया, क्या आप लोग जो है मुत्तहिद ही नहीं हो सके और हुकूमत के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी प्लान नहीं कर सके? देखिए, हर पार्टी का अपना नुक्ता नज़र है, हर पार्टी का अपना एक स्टांस है। हमारा नुक्ता नज़र कुछ और है और बात यह कि दीगर जमातों का नुक्ता नज़र अपना है। हमारा नुक्ता नज़र ये था कि हम देखें ना, अपना आसिफ अली जरदारी साहब ने, हमारे को चेयरमैन थे, उन्होंने हुकूमत अपने वजन से गिरेगी, हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज 3 साल के अंदर सूरत आप देखें, आज अवाम नाला हो चुकी है इनसे। PTI तो कहती है हम 5 साल पूरे करके जाएंगे, हम भी चाहते हैं 5 साल पूरे करें। मैं ऑन द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूँ। अगर कोई बात ये है कि कोई ऐसी बात हो जो हम छुप छुपा के बात करें, मैंने कहा ना, आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी गहरी सोच रखने वाले शख्स हैं, उन्होंने बड़ी कीमती बात की थी, ये अपनी हुकूमत अपने वजन से गिरेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ और हमने गिराया तो फिर जो 126 दिन का धरना दिया था ना, फिर ये 200 दिन का धरना देंगे। और जो जमहूरी निज़ाम है, इनका मकसद ये कि जमहूरी निज़ाम को डीरेल करना और ऐसे निज़ाम को लेकर इस मुल्क में मुसलत करना जिसके खिलाफ हमने कुर्बानियाँ दी हैं। इनका तो कुछ नहीं जाता, जिसके लिए जरदारी साहब ने आखिरी मीटिंग में कहा था कि ठीक है, आप कहते हैं इस्तीफा दें, हम देते हैं, लेकिन आप अपने लीडर को वापस बुलाएं, आए जमहूरियत की खातिर, अवाम की खातिर रोटों पर आए, हमारे साथ चलें। लेकिन हम भगोड़े नहीं हैं, हम भागते नहीं हैं। जो भाग गए इस मुल्क में अवाम को इस हाल के अंदर छोड़ के, मैं समझते ही हूँ वो जिम्मेदार हैं आज PDM की उस स्ट्रेटजी की जो हमने एक प्लान बना के दिया था। आज अवाम जो आज आई करा के जो अवाम की उन्होंने हुई निकाली है, आज इसकी जिम्मेदार वो पार्टी है। आज वो जिम्मेदार हैं जो PDM के अंदर मौजूद हैं। आज PDM के अंदर जिस तरीके से हमने ग्रोथ ली थी, जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप किया था, जिस तरीके से अवाम हमारे साथ थी, आज वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन बात यह कि 3 साल बाद आज रह गए 2 साल भी तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे होगा कि 1 साल के अंदर ये अपना सामान लपेटेंगे और 1 साल के अंदर जो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कराएंगे। तो मैंने कहा ना, जरदारी साहब की वो कीमती अल्फाज थी, हुकूमत वजन से गिरेगी। और मुझे कोई ये बता दे कि जैसे इनकी 11 जगहों पर जमानतें जब तब हुई हैं, गिलगित के अंदर 2 दिहाई अक्सरियत नहीं मिली, कश्मीर से निकले, कंटोनमेंट के अंदर पंजाब से आउट हो गए, कराची के अंदर, कराची क्योंकि कैपिटल है सिंध का, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 6 कैंटोनमेंट है। 6 कैंटोनमेंट के अंदर हमारी 11 सीटें निकालना 3 से कुछ, ये बहुत बड़ी जो है वो हमारे लिए प्राउड और हमारे लिए एक जीत की निशानी है। 249 का इलेक्शन को आप ले लें कि फैसल वाडा इलेक्शन से पहले गन कचरे पर पानी गंदा पीकर आवाम को बताता था। जो वजीर आजम साहब भी कंटेनर पे खड़े होकर एक बिल जलाते थे, ये यूनिट 8 रुपये का बड़ा महंगा है, आज वो यूनिट 28 रुपये पे ले जाके खड़ा किया। कहा ना, ये वजन से गिरेंगे, अपने वजन से ये जाएंगे। क्योंकि बेसिकली किसी भी चीज़ की कोई प्लानिंग होती है, किसी भी चीज़ की कोई आप किसी चीज़ जब आप मुल्क के अंदर आते हैं ना, पूरी दुनिया के अंदर एक रवाज है, जब कोई वजीर आजम हल्फ लेता है तो अपने 100 दिन की अपनी स्ट्रेटेजी देता है, प्लानिंग देता है। इनकी प्लानिंग तो अगले 6 माह बाद ही रिजेक्ट हो गई थी। जो इन्होंने यू टर्न लिया 100 दिन के बाद का, जो अवाम को ड्रीम्स सुनाए। फिर बात यह है कि जैसे इन्होंने मुल्क के ऊपर ला के कर्जे चढ़ाए, और सूरत हाल ये है कि 8 रुपये की यूनिट बेचने वाली जो हुकूमतें थी वो चोर थे। अवाम क्योंकि समझती है पाकिस्तान के अंदर 60% जो है वो दही और 40% शहरी इलाके हैं। अब बात यह है कि आज हर आदमी को शऊर आ चुका है कि 8 रुपये यूनिट देने वाले चोर थे या 28 रुपये यूनिट बेचने वाले चोर हैं, 47 रुपये चीनी देने वाले चोर थे, ये 115 रुपये चीनी बेचने वाले चोर हैं।
ना आज नहीं, 75 पे तब्दीली तो पेट्रोल लानी बेचने थी वाले, देखे ना, तब्दीली तो मैंने कहा ना लानी थी, आई वो हुई कहीं ना थी। कहीं से तो लानी थी ना जी हाँ, तब्दीली। बल्ले के हत्थे से तब्दीली स्टार्ट हुई, अभी बल्ला बाकी नहीं चाहिए, अभी चले बर्दाश्त अब करना है ये आवाम तो ने। बहुत बड़ी बहस है ऑपोजिशन की, जहाँ तक बात करें, और अगर वफाकी हुकूमत की बात करें तो भी ये बहुत बड़ी बहस है, जिसके कहते हैं ना पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होंगी इतनी सारी चीज़ें। महंगाई का जो आलम आप देख रहे हैं इस वक्त जो मुल्क के अंदर चल रहा है, सिंध हुकूमत महंगाई के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी मेंटेन कर रही है लोगों के लिए? देखिए, बात ये है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो वफाक की अलामत हैं, वफाक के हैंड ओवर हैं, पानी, गैस, बिजली। अगर मैं बात करूं, ये पेट्रोल की जो रेट्स होते हैं, या सोने के जो रेट्स होते हैं, या बिजली के जो निर्ख होते हैं, इसमें ओगरा और नेपरा का हाथ होता है। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो बकौल इनके के वज़ीर आज़म चोर है और काबीना चोर होती है। पेट्रोल आज सूरत हाल ये कि 116 रुपये के ऊपर ले जाके इन्होंने खड़ा किया, बल्कि 123 पे ले जाके इन्होंने खड़ा किया है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब्जियां भी महंगी होती है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर वो चीज़ जो पेट्रोल के साथ जुड़ी हुई है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर है उसने डबरोटी पहुंचानी है तो लाजमी सी बात है 55 रुपये की डबरोटी वो 65 पे जरूर लेके जाएगा। फल फ्रूट से अगर मंडी से कुछ चीज़ें आती हैं तो वो भी महंगाई की तरफ जाती हैं। हमारा काम क्या होता है सूबाई हुकूमतों का 18वीं तरमीम के पास ये जो आपके रेट कंट्रोल अथॉरिटी है ये हमारे अख्तियार में होती है। आज यकीन करें 3 सालों के अंदर हमने अगर कोई पतारे वाला महंगे जो है अगर सेब बेचता है तो हम वहाँ क्या करते हैं, उनका चालान करते हैं, उसके ऊपर जुर्माना आयद करते हैं या उसको जेल भेज देते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब उनकी हम दास्तान सुनते हैं, जब उनकी बात सुनते हैं, वो कहते हैं कि हम मुझे बताओ कि हम 30 रुपये केजी कैसे जो है वो सेब बेचें, हमें यहाँ पहुँचाने के बाद ही 50 रुपये के मिलते हैं। जब चीज़ें महंगी होती हैं, सूरत हाल ये है कि आज अदवात को तो आप साइड पे करें, अभी आप पेट्रोल की सूरत हाल ये कि 75 रुपये का पेट्रोल 116 पे लेके गए, 116 का डॉलर 174 पे ले जाके इन्होंने खड़ा कर दिया, 47,000 तोला सोना ले जाके 101,30,000 रुपये पे खड़ा कर दिया। सूरत हाल ये है कि 3 चीज़ें मैंने कहा कि आपके पेट्रोल, आपका गैस, बिजली और पानी। आज सूरत हाल ये है कि हमारा सिंध का मायदा है पानी का, मायदे के तहत ना हमें पानी देते हैं। गैस की सूरत हाल ये है कि हम छोटे से बड़े हुए हमने देखा सर्दियों में गैस आती थी। ये इतनी नाहल हुकूमत है कि इस गर्मियों के अंदर इन्होंने गैस बंद किया और आज इंडस्ट्रियल परेशान हो गए क्योंकि इंडस्ट्रियल लोगों ने गैस पे डिलीवर कर दी थी। उसकी कीमत भी इन्होंने माशाल्लाह से तकरीबन 900% जो है वो इंक्रीज की। जहां लोग 100 रुपये का बिल आता था, आज लोगों का 600 रुपये का बिल आता है, 700 का बिल लोगों का आता है। तो इसी तरीके से जो चीज़ें वफाक की तरफ से होती हैं, सिंध हुकूमत का काम ये होता है कि कंट्रोल जो आपकी रेट कंट्रोल अथॉरिटी वो हमारे पास है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि किसी का फाइन कर सकते हैं, किसी का ये कर सकते हैं कि उसको जेल भेज सकते हैं। हमने जितने चलान इन 3 बरसों के अंदर, इन 3 सालों के अंदर इस हुकूमत के होते हुए किए हैं, आप बिलीव करें कि हमारा आप खुद भी तकलीफ होती है, मैं दर्द होता है कि लोग तो हमारे ही हैं, इस पाकिस्तान के शहरी हैं, इस सिंध के शहरी हैं, इस कराची के शहरी हैं। लेकिन इनके साथ आज हुआ क्या? मैंने कहा ना, आई करा के जो लोगों के आई पीटीआई या जो हुई निकाली है इन्होंने, अब 2023 के इलेक्शन के अंदर ये अवाम ने फैसला करना है कि तजुर्बा करना है या फिर बात ये है कि या तो उन लोगों को लेकर आना है जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिनको पता है कि इसकी बुनियाद पाकिस्तान की, इस पाकिस्तान को चलाने के तरीक़ेकार या फार्मूले क्या है। आज इनकी काबीना में आप ये देखें कि इनके पास ना वज़ीर दाखिला इनका अपना है, ना वज़ीर ख़ारजा इनका है, ना फाइनेंस मिनिस्टर इनका है, ना इनका जो है वो आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनका है। तमाम वो जो है जो हमारे पास थे सारे, ये वो लोग जो इस मुल्क का निज़ाम चलाते, लेकिन इनके पास भी जाके फेल हो गए। आज इनके तमाम वज़ीर आज़म साहब कहता है कि मेरे वज़ीरों की वजह से आज मेरा बड़ा गर्क हो गया। वज़ीर आज़म तो वहाँ गए, तो मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पास जो थे, बात ये कि हम स्ट्रेटेजी के साथ हम चेक एंड बैलेंस रखते थे। यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना कोई स्ट्रेटेजी है। स्पोर्ट का मिनिस्टर अगर आएगा ना तो स्पोर्ट की अगर बेहतर कारदगी होगी तो स्पोर्ट का मिनिस्टर नहीं बताएगा, उसका सेक्रेटरी बताएगा। अगर मुल्क के अंदर अगर स्पोर्ट के मिनिस्टर को आप एक तरफ कर लें, अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर की कोई स्ट्रेटेजी होगी तो फाइनेंस सेक्रेटरी बताएगा। अगर आपकी दाखिला की कोई स्ट्रेटेजी होगी तो वजीर दाखिला नहीं बताएगा, उसका सेक्रेटरी दाखिला बताएगा। ये वो सारी चीजें। यहाँ तो बात ये है कि एनसीओसी का भी फाइनेंस मिनिस्टर फैसले कर रहा है, यहाँ वजीर दाखिला के क्रिकेट के फैसले कर रहा है। इन्होंने पूरे मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, मैं आपको बताऊं, कोई प्लानिंग नहीं है। चलिए सीख जाएंगे, अभी तो 3 साल हुए, 2 साल बाकी है, अभी 2 साल में आगे देखते हैं होता है क्या। आखिरी आप क्या पॉइंट देंगे? जो महंगाई हो रही है, जिस तरीके की सूरत हाल आप देख रहे हैं, पैंडेमिक की सिचुएशन देख रहे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज मेंटेन करें, आगे का लाएअमल क्या होगा सिंध हुकूमत का? देखिए, हमारी तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। हम कहते हैं जो भी आए 5 साल का अपना टर्नओवर, अगर अवाम ने उसको लेक किया या सिलेक्टर उसको लेकर आए तो 5 साल का उनको
जो है उनको हदफ जो उनको दिया गया है, जो जिस मकसद के लिए वो आए, उनको 5 साल उनको पूरे करने चाहिए। बात यह है कि हमें भी साबका हुकूमतों में जब हमें हालात मिले थे, जो अमन अमान बेड़ा गर्क था, रेलवे 18 घंटे नहीं आती थी, बिजली यहाँ 12-12 घंटे नहीं आती थी, सूरत हाल ये है कि हमने उस वक्त रोए नहीं, हमने 60% लोगों की तनख्वाहें उस वक्त भी इंक्रीज़ की। हमारा मकसद ये था कि आवाम को रिलैक्सेशन दें, आवाम को बेहतरीन मंसूबे दें। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और माजी के अंदर हमने कुर्बानी इस मुल्क की खातिर दी है, और हम चाहते हैं कि जमहूरियत जो है वो फलती फूलती रहे और आवाम को कुछ ना कुछ डिलीवर होता रहे। आज आवाम हमें याद करती है जब 60% तनख्वाहें मतलब एक साल के अंदर बढ़ाई गई, तो आवाम को ये हमने वो था जो डिलीवर किया। महंगाई, बेरोज़गारी, अमन अमान, बिजली का निज़ाम, ये वो सब चीज़ें थी जो हमें खाना ख़राब मिला, लेकिन हम रोए नहीं। हम बेहतर मंसूबे, बेहतर तरीके के लिए अलामत बढ़ते हुए आगे बढ़े। रो रही है और आवाम के लिए ही हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं रो रहे, आप लोग तो अपनी तनकीद पे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन एक दूसरे पर तनकीद करती हुई दिखाई देती है। काबीना में बैठी हो तब भी तनकीद करी होती है, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा होता। और जिस तरीके की महंगाई हम देख रहे हैं तो आवाम परेशान है, और इस सूरत हाल के अंदर आप सबको जो है वो कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग रोल नहीं प्ले करेंगे तो आवाम जो है वो इसी तरीके से दरबदर होती रहेगी, और आवाम का सोचना जो है वो हुक्मरानों का फर्ज है। तो देखते हैं हुकूमत वक्त जो है वो इस पर क्या एक्शन लेती है और किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर चलती है। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया नईम अमान साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह।